नाज़रीन आदाब, में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। हम फिर से हाजिर हैं खबर खास में और आज फिर हमारा एक बहुत ही खास मौजू है और वो मौजू है हज इंतजामात को लेकर। जी हाँ, ये महीना ऐसा महीना है जब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, पूरे आलम से मक्के को रवाना होने के लिए, मदीने को रवाना होने के लिए आज़मीन का जो काफ़िला है वो वहाँ से परवाज़ करता है। हिंदुस्तान से जो आज़मीन के परवाज़ का सिलसिला है वो कई एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाए गए हैं पूरे मुल्क में और इन्हीं एम्बार्केशन पॉइंट्स से इन्हें परवाज़ करनी होती है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जब हज का सीज़न ख़त्म हो चुका होता है तो कई तरह की खामियां सामने आती हैं और उसके बाद जब नया हज का सीज़न आ चुका होता है तब जो जिम्मेदार है, जो वजारत है इसकी, उसकी तरफ से ये ऐलान होता है कि इस बार बहुत ही बेहतर इंतजामात किए गए हैं और दावा किया जाता है कि इंतजामात बेहतर हैं। कई मुल्क के कई हिस्से से, जैसे गया से जो बिहार के आज़मीन जाते हैं वो गया एम्बार्केशन पॉइंट से जाते हैं, वहाँ से कुछ सिलसिले अभी शुरू भी हो चुके हैं। आज खास तौर से हम जिक्र कर रहे हैं मुंबई का, हैदराबाद का और अहमदाबाद का। जी हाँ, हैदराबाद जो है यहाँ से 4 रियासतों के आज़मीन टेक ऑफ कर सकते हैं। एक तो खुद तेलंगाना है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है और कुछ महाराष्ट्र के हिस्से आते हैं। तो यहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं, क्या पिछली बार जो शिकायतें मिली थी उनका इस बार सद्जवाब हो चुका है। अहमदाबाद से जो आज़मीन के फ्लाइट का आज सिलसिला शुरू होना था, देर रात ही उन्हें बुला लिया गया था चेकअप के लिए, लेकिन सुबह 7:20 पर पहली फ्लाइट की उड़ान होनी थी। क्या ये उड़ान हुई या नहीं हुई, आपको जानकर हैरानी होगी कि काफ़ी देर घंटों तक ये उड़ान नहीं हो पाई थी और जो अभी ताज़ा हालात है उसके मुताबिक पिछले 1 घंटे पहले तक तो उड़ान नहीं हो पाई थी। जिसे टेक ऑफ कर जाना था सुबह 7:20 तक, वो अब भी नहीं हो पाई थी। अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है इस बारे में अपने नुमाइंदे से हम सीधे बात करेंगे। और साथ ही मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट जो है, मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से भी महाराष्ट्र के आज़मीन भी टेक ऑफ कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के आज़मीन भी मुंबई से टेक ऑफ कर सकते हैं। पिछली बार कुछ इन्हें शिकायतें रही थी, इस बार क्या सूरत हाल है, इन तमाम जो जगहों से हम सीधे तौर पर अपने नुमाइंदों से मिलेंगे। अभी बराह रास्त उनसे हम बात करेंगे और कोशिश होगी कि जो हकीकत है वो हम आपके सामने ला सकें। तो सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि अहमदाबाद में जो पहला काफिला रवाना होना था, उस काफिले में रवाना होने वाले जो लोग शामिल थे, कुछ उनके रिश्तेदार, उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुनिए। सभी हाजियों का फूलों से इस्तकबाल किया गया और सभी से गुजारिश की गई कि मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह उनका सफ़र आसान करे। हाजी अल्लाह के प्यारे मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला उनको बुलाया है और हमको उनकी खिदमत करने का मौका मिला और सबसे मुल्क की दुआ की गई और हज कमेटी की ओर से जो भी इंतज़ाम किए गए उससे हाजी को वापस करा गया। बहुत खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी अम्मी को अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, मैं अपनी अम्मी को हज पे ले जा रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशी है और हज कमेटी और हज जो भी खिदमत गुजार है सारी अच्छी खिदमत कर रहे हैं और अच्छा टाइम दे रहे हैं और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो सणु दुआ मांगेंगे, पुतो सणु मांगेंगे, औलाद सणु मांगेंगे। अल्लाह पाक बधों को, कुल मोहम्मद मुसलमान बधों को वहाँ पहुँचाए। कमेटी वालों ने बहुत खिदमत की। हाँ, बहुत खिदमत, कमेटी वालों ने बहुत खिदमत की। यहाँ पर बहुत खिदमत है, कहीं तकलीफ नहीं हुई, इतनी सूदी पहुँची हुई है, इतनी सूदी, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह के नबी के दरबार में और अल्लाह के दरबार में आप लोग जा रहे हैं तो ख़ास जा कर के उम्मत मुस्लिमा के हक़ में भी दुआ करेंगे और हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है इसके लिए भी ख़ास दुआ करना कि इस देश के अंदर अमन, भाईचारा, एकता बरकरार रहे और हिंदुस्तान तरक्की पे तरक्की करता रहे, हिंदुस्तान दुनिया की एक महासत्ता बने। इसकी दुआ की खास हमने उनसे गुजारिश की है। गुजरात की हुकूमत है, इनको ये सब इंतज़ाम यहाँ पर पहले से करना चाहिए, यहाँ टेंट भी उनको बांध के देने चाहिए, गुजरात सरकार को बांधने चाहिए। तो इस वक्त हज कमेटी, राज्य सरकार के कोई हज कमेटी के चेयरमैन नहीं है और गए साल जो चेयरमैन थे कादरी साहब, उसके बाद अभी तक गुजरात सरकार के अंदर, गुजरात की सरकार है यहाँ पर, लेकिन अभी तक हज कमेटी के चेयरमैन उन्होंने नहीं बनाए। तात्कालिक ऐसे मौके पे तो चेयरमैन होने चाहिए कि जो आकर लोगों की खिदमत कर सके, लोगों की जो भी क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है वो जान सके। लेकिन राज्य सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनको तात्कालिक, मैं तो कहता हूँ कि अभी ये मौका है।
तो ये आपने सुना, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर जो आजमीन थे और उनके जो रिश्तेदार थे, आप उन्हें सुन रहे थे। लेकिन आपको थोड़ी हैरानी होगी जब अभी आगे हम और बताएंगे कि ये कल शाम का वाकया है, चूंकि सुबह 7:20 पर, आज सुबह 7:20 पर इनको टेक ऑफ करना था जो आजमीन थे, और इसके लिए उन्हें देर रात बुला लिया गया था एयरपोर्ट में। देर रात एयरपोर्ट में एंट्री कर लेने के बाद इनके जो रिश्तेदार थे कुछ देर वो बाहर खड़े रहे, उसके बाद वो भी अपने घरों को या अपनी रिहाइश को चले गए, क्योंकि उनको पता था कि आजमीन अब अंदर जा चुके हैं। 3 से 4 घंटे के बाद इनकी सुबह 7 बजे पर फ्लाइट हो जाएगी। क्या उनकी फ्लाइट अब तक टेक ऑफ हुई है? थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ा फिलहाल रुक करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद में हज कैंप का आगाज हो चुका है। कल सुबह पहला आजमीन हज का जो पहला काफिला है मुकद्दस सफर पर रवाना होगा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी कल सुबह हैदराबाद से रवाना होने वाले कर्नाटक के आजमीन हज की रवानगी के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हैदराबाद से 4 रियासतों के आजमीन टेक ऑफ कर सकते हैं, उनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करता था, अब तेलंगाना अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है। तो हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के भी आजमीन, तेलंगाना के भी आजमीन, कर्नाटक के भी आजमीन और महाराष्ट्र के भी आजमीन टेक ऑफ कर सकते हैं। पहले काफिले में कर्नाटक के 420 आजमीन सफर हज के लिए रवाना होंगे। पहले काफिले की रवानगी की एक हफ्ता बाद 26 जुलाई से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आजमीन की रवानगी शुरू होगी। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने कहा है कि हैदराबाद से सफर हज के लिए रवाना होने वाले दूसरी रियासतों के आजमीन के साथ किसी भी किस्म का इम्तियाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा चूंकि पिछले साल इस तरह की खबरें आई थी, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो आजमीन थे उनकी तरफ से शिकायत हुई थी कि तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद हैदराबाद से हमें जब टेक ऑफ करने का मौका मिला तो हमारे साथ कुछ इम्तियाजी सलूक बरते गए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने तेलंगाना के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले आजमीन को हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज के लिए रवाना करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। रवा परस हैदराबाद से 4 रियासतों के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 22 काफिलों के जरिए 4 अगस्त तक 8000 से ज्यादा आजमीन जद्दा रवाना होंगे। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन क्या कहते हैं इंतजाम के ताल्लुक से, जरा सुनते हैं। किस किस्म की तैयारियां हैं? माशाल्लाह से पूरे तैयारियां हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, और ख़ासकर के कल कर्नाटका की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो हाजियों के लिए पूरे तैयारियां हो चुके हैं। उनकी रिहाइश के लिए, उनकी यहाँ से विदाई के लिए हर वो चीज़ की हम तैयारी कर चुके हैं। रिहाइश का हर वो चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, और इस साल से हमारे पास यहाँ पूरे वाटर प्रूफ शेड्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ की तैयारियां हम नंबर 1 तरीके से करके रखे हैं रेडी। तो आंध्रा के हो, तेलंगाना के हो, या महाराष्ट्र के हो, या कर्नाटक, हाजी हाजी है, सब अल्लाह के घर के मेहमान हैं। हमारा रवैया, हमारा सलूक हर किसी का एक जैसा ही है। हर हाजी हमारे लिए हाजी है। जो 26 से जो आप लोगों का हज कैंप शुरू होगा, 27 से जो है आजमीन यहाँ से जाएंगे, तो उस कैंप के लिए किस तरह की तैयारियां हैं आप लोग? अब यही कैंप से अंदाज़ा लगा ले सकते हैं, ये हमारे लिए रिहर्सल है। जो आज जो हमारे इंतजामात है, इंशाल्लाह यही इंतजामात 26 से 4 तारीख तक भी रहेंगे इस बार। तो अब हम रुख करते हैं सीधे अपने नुमाइंदों का। अहमदाबाद से हमारे साथ आरिफ जुड़ चुके हैं, मुंबई से हमारे साथ मोहिउद्दीन जुड़े हुए हैं, और हैदराबाद से अनीसुर रहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख अहमदाबाद का। आरिफ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन आजमीन और उनके रिश्तेदारों के बयान अभी हमने सुनाया है, काफी सिद्क दिल से, काफी जज्बाती होकर उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने यहां तक एतराफ किया कि जो कमेटी के मेंबरान उन्होंने काफी अच्छी खिदमत की हैं, काफी अच्छे इंतजाम थे। लेकिन मुझे जरा ये बताइए हमारे नाजरीन को कि सुबह 7:20 पर जिस फ्लाइट को टेक ऑफ होना था, जिन लोगों को टेक ऑफ से 3-4 घंटे पहले देर रात कल बुला लिया गया था एयरपोर्ट में, सुबह 7:20 फ्लाइट पर 7:20 पर सुबह टेक ऑफ होना था, क्या वो अब तक टेक ऑफ हो पाए हैं? क्या वो परवाज कर पाए अहमदाबाद से? जी विशाल, अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पर कल शाम से ही भीड़ का माहौल देखने को मिला था। गुजरात में एक रुझान रहा है कि जब एक आदमीन हज सफरे हज पर जाता है तो उसके साथ एक बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं, और नतीजा ये हुआ कि ये एयरपोर्ट उस टाइम पर कल रात में बिल्कुल हरा भरा नजर आ रहा था। लेकिन आप जो सामने एयरपोर्ट देख रहे हैं उसके अंदर अभी भी 420 आजमीन बैठे हुए हैं। उनको
जो डेट दी गई थी वो डेट सबसे पहले ये थी कि आपको सुबह 3 बजे रिपोर्टिंग के लिए आना है और आपकी फ्लाइट जो है वो रवाना होगी 7:20 पे। लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद में रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है, सुबह मैं भी यहाँ पर मौजूद था, 6 बजे शुरू हुआ और ये दावा किया गया कि 11 बजे ये फ्लाइट रवाना होगी। लेकिन 11 बजे भी फ्लाइट रवाना नहीं हुई और उसके बाद में आजमीन को ये नसीहत दी गई कि अब ये फ्लाइट 3 बजे रवाना होगी। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं जब लोगों ने हंगामा तो नहीं किया, लेकिन जो आजमीन थे वो कच्छ के रहने वाले हैं और कच्छ के लोग खासतौर से गांव के जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम भाई एयरपोर्ट के अंदर ही रहेंगे। जो कमेटी और जो एयर इंडिया की तरफ से होटल के इंतजामात किए गए थे उस होटल में नहीं जाएंगे। तो यही वो एयरपोर्ट है जिसके अंदर अभी भी 420 आजमीन मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो रवाना होगी और वो लोग मदीना कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो रवैया रहा है एयर इंडिया का वो लचर रहा है। किसी भी तरीके से साफ जवाब नहीं दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कल शाम जब यहाँ पर फ्लाइट लैंड होने वाली थी उसी दौरान कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी। उसके बाद में आज ये जो पूरा मामला पेश आया है ये सामने आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एयर इंडिया ने हज कमेटी को बताया था तो हज कमेटी ने आजमीन हज को क्यों नहीं बताया? अगर वो बताया, अगर हज कमेटी को ने आजमीन हज को बताया होता तो कहीं ना कहीं जो 5 घंटे पहले यानी 3 बजे नहीं 12 बजे से ही यहाँ पर लोग जमा हो गए थे। क्योंकि कच्छ के जो 350 हाजी इस फ्लाइट में जाने वाले हैं वो एक लंबा सफर तय करके आए थे। तो कहीं ना कहीं उनको रास्ते में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और रात में भी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। इस वक्त हमारे साथ में उर्दू साहित्य अकादमी के जो मेंबर है जैनुल आबदीन, सुबह ही मैंने देखा था इन्होंने फूल देकर बहुत ही खुशी के साथ में इन आजमीन हज का इस्तकबाल किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भी इससे मायूस नजर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि कैसे अभी तक का ये सफर आपने देखा और कितनी मायूसी होती है? आज सुबह तकरीबन 5:45 बजे एयर इंडिया की जानिब से ऐलान किया गया कि फ्लाइट में कुछ टेक्निकल खामी के कारण फ्लाइट 8 से 9 बजे के बीच में इंशाल्लाह उठेगी। उसके बाद में तकरीबन 6:30 बजे तमाम हाजियों के अंदर हमने रिपोर्टिंग ले लिया। तकरीबन 8 बजे वापस एयर इंडिया की तरफ से जानिब से खबर दी गई कि फ़्लाइट में कुछ टेक्निकल जो काम चल रहा था उसमें थोड़ा सा पार्ट्स में कुछ कमी और रह गई है, तो तकरीबन 11 बजे उठेगी। इन बिटवीन हाजियों के लिए एयर इंडिया और गुजरात हज कमेटी की जानिब से जो ज़रूरत के इंतज़ाम है उसको जारी करा गया और उनको 7 बजे चाय नाश्ते के इंतजाम किए गए। उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे के आसपास एयर इंडिया की जानिब से हमको 3 बजे का मैसेज दिया गया है कि अब जो फ्लाइट है 3 बजे इंशाल्लाह रिपोर्टिंग और अंदर का जो प्रोसेस पूरा हो चुका था कि 3 बजे इंशाल्लाह फ्लाइट उठेगी। उसके बावजूद हमने तकरीबन 11:30 बजे तमाम हाजियों को ऐलान किया भाई आपकी फ्लाइट 3 से 5 बजे जाएगी, तो आपके एयर इंडिया की जानिब से और गुजरात हज कमेटी की जानिब से आपके लिए रुकाने का होटल पे माकूल इंतजाम जो अहमदाबाद के 3 स्टार कैटेगरी के होटल हैं और 5 स्टार कैटेगरी होटल है उसमें इंतजाम किया जाएगा। लेकिन हाजी जो लोग होते हैं हज के सफर जब घर से निकलते हैं तो अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए निकलते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए निकलते हैं। तो हाजी लोगों ने कहा कि हम हज के लिए जा रहे हैं, हमको जो माहौल एयरपोर्ट के अंदर है होटल में वो माहौल नहीं मिलेगा, हम इबादत के लिए आए हैं। साथ में समूह के अंदर हैं, हम होटल में अलग अलग एक कमरे में हो जाएंगे, तो उन्होंने होटल में जाना पसंद नहीं करा। और हाजी लोगों ने जो भी कच्छ के हाजी थे तो गुजरात हज कमेटी की जानिब से मैं अब दूसरे जगह रुख करूंगा, लगता है आरिफ को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो ये देखा आपने सुबह 7:20 पर जो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी अहमदाबाद से 400 से ज्यादा आजमीन को लेकर वो अब भी टेक ऑफ नहीं कर पाई है और सुबह 7:20 पर चूंकि टेक ऑफ करना था तो देर रात 3 बजे ही कल देर रात बुला लिया गया था आजमीन को। वो अब भी वहां एयरपोर्ट के अंदर ही पड़े हैं और कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि कब उनकी टेक ऑफ हो पाएगी। तो इससे कुछ हद तक बातें सामने आती हैं कि क्या इंतजामात के दावे हैं और क्या है हकीकत। रुख करते हैं थोड़ा हैदराबाद का। अनीसुर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं।
अनीस साहब से सवाल यह है कि किस तरह के दावे तो अभी हमने सुन लिए जो तेलंगाना जो चेयरमैन है हज कमेटी के, लेकिन आपने वहां क्या महसूस किया और क्या पिछली बार जो शिकायतें मौसूल हुई थी, क्या आपको लग रहा है कुछ देखकर ऐसा कि सद्देबाब उनका हो पाएगा इस बार? जी देखिए विशाल, यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए तकरीबन 10,000 आज़मीन हज को सफ़र हज के लिए रवाना किया जाता है। आज आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं कैमरामैन सनत को कहूँगा कि थोड़ा वो जो है वाइड करें एंगल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका के 6 अजला हैं, उसके आज़मीन आए हुए हैं। 423 आज़मीन को कल सुबह यहाँ से रवाना किया जा रहा है। आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनके रिश्तेदार भी साथ में हैं। किस किस्म के इंतज़ाम किए गए हैं, ख़ुद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि क्या इंतज़ाम हो रहे हैं, कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, कब जो है फ़्लाइट रवाना होगी? माशाल्लाह से तकरीबन पूरे इंतज़ाम हो चुके हैं। शाम में मगरिब के बाद से माने 6 बजे के बाद से हाजियों का जो सो बैगेज हर चीज़ लिया जाएगा, यहाँ से स्क्रीनिंग हो जाएंगी। उसके बाद उनको यहाँ से रात में 2 बजे के टाइम पे उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा एयरपोर्ट के लिए। कुछ शक व शुबात थे कर्नाटका के आज़मीन हज को के यहाँ हम जा रहे हैं, दूसरी रियासत है, दूसरी हज कमेटी है, हमारे साथ किस तरह का सलूक होगा? देखिए, हाजियाँ हर अल्लाह के घर का मेहमान है, भला ही वो आंध्रा का हो या कर्नाटका या तेलंगाना का, पूरे हाजी एक जैसे। हमारे को हर अच्छे से अच्छा इंतजाम जो हमारे हाजी के लिए वो सब हाजियों के लिए सेम है। अनीस एक सवाल अनीस मेरी तरफ से, कहते हैं कि बीमारी का इलाज तब मुमकिन है जब पता चले बीमारी क्या है। क्या इन्हें पता है कि पिछली बार क्या इम्तियाजी सलूक बरता गया था? जी क्या आपको पता है कि जो ख़ास तौर पर आंध्रा के जो आज़मीन हज हैं उनको उनकी क्या शिकायत थी? आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत कभी नहीं आई है और इंशाल्लाह हम शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। कभी ऐसा रहा तो हम रिस्पॉन्सिबल है हर वो चीज़ का। हमारे को हमारे केसीआर साहब, हमारे जो सीएम है, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हम पूरे इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करते हैं। जी, कुछ खाने पीने को लेकर आंध्रा के आज़मीन हज जो थे उन्होंने शिकायत की थी कि हमें खाना वगैरह जो है उस तरह का नहीं मिल रहा है जिस तरह के तेलंगाना के आज़मीन हज को मिलता है। देखिए, हमेशा से तेलंगाना मेहमान नवाजी में नंबर 1 रह चुका है और मेहमान नवाजी और ख़ास कर ये तो अल्लाह के घर के मेहमान हैं। हम अच्छे से अच्छी इनको सर्विस दे रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसी कंप्लेन भी हमारे तक नहीं आई। आप लोग बार बार कहते हैं कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हज कमेटी है, तो क्या क्या परफॉर्मेंस है आपका, किस तरह, क्यों कहते हैं आप लोग यूँ? देखिए, दूसरे इमाइग्रेशन पॉइंट्स को भी आप देखिए और ख़ासकर हमारे इमाइग्रेशन पॉइंट को भी देखिए। इवन हाजी बोल के नहीं, हाजी के जो साथी लोग हैं वो लोग को भी देखिए, हम असेस करने के लिए अंदर बिठा के रखे हैं। दूसरे हज हाउस में या हज कमेटियों में आप देखिए हमेशा बाहर रखते लोगों को। इस बार कुल 10,000 जो है आज़मीन हज यहाँ से हैदराबाद से सफ़र हज के लिए रवाना होंगे, तो कुल मिलाकर आप लोगों के इंतजाम किस तरह होंगे? माशाल्लाह से पूरे इंतजाम हो चुके हैं। आज पहली फ़्लाइट है जो सिर्फ कर्नाटका के हाजियों की है। 26 तारीख से जो फ़्लाइट्स है वो रेगुलर फ़्लाइट्स है हमारे पास है। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे इंतजाम जो अभी है वैसे इंशाल्लाह आगे होंगे। एक और शिकायत थी आंध्रा की स्टेट हज कमेटी को कि आप लोग जो है उनसे पैसे वसूल करते हैं, जो है सेंट्रल हज कमेटी ने मना किया है, उसके बावजूद आप लोग उनसे पैसे वसूल करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, गुज़श्ता सालों में जो उनका मेंटेनेंस चार्ज होता था वो लेते थे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत आने के बाद से कभी हमारी कमेटी बैठने के बाद से हम वो चार्जेस भी निकाल दिए उनको। चलिए विशाल, जैसा जी अनीस हैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मेरे साथ थे। जी अनीस, मैं अभी जरा मोयुद्दीन के पास चलता हूँ। मुंबई में क्या हालात है जरा बातचीत करते हैं। इस बीच मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आंध्रा जो कर्नाटक के जो आज़मीन जाने वाले हैं, अगर वो उनमें से कुछ मौजूद हैं उनके रिश्तेदार, तो उनसे उनके पास उनको जरा बुला लीजिए, कुछ बातचीत उनसे भी की जाए। मोयुद्दीन, आपके पास आ रहा हूँ, क्या इंतजामात इस बार हैं? चूंकि मध्य प्रदेश के भी करीब 4,000 से ज्यादा आज़मीन इस बार मुंबई से टेक ऑफ करेंगे। पिछली बार कैसा तजुर्बा था, इस बार क्या इंतजामात हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो है जब हज का ऐलान किया तो उस वक्त उन्होंने ये दावा किया था कि पिछले साल के मुकाबले जो है वो इस साल हज बहुत ही बेहतर होगा। और सबसे अहम बात ये थी कि मतलब हज का जो प्रोसेस है वो पिछले साल के मुकाबले में जो है वो इस साल 2 महीना कबल जो है शुरू कर दिया गया। फॉर्म बंटना शुरू हो गए 2 महीना कबल, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया ताकि मतलब हज कमेटी को टाइम मिले और बेहतरीन इंतजाम करने पाए। लेकिन इस तमाम के तमाम तरकीबों के दरमियान जो है वो
जो इंतजामी चीजें हैं वो नाकाम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है जी। और हम बात करते हैं मुंबई के हज हाउस की, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ से जो है वो मुंबई से 18,000 के लगभग आज़मीन यहाँ सफर हज के लिए रवाना हो रहे हैं जी। 13 तारीख से जो है पहली फ्लाइट शुरू हुई जी। और पहले ज़मरे में जो है मध्य प्रदेश के हाजी यहाँ से रवाना हो रहे हैं जी। क्योंकि मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट इंदौर और भोपाल के मुकाबले सस्ता है जी। तो 5,000 से ज्यादा आज़मीन हज जो यहाँ से रवाना हो रहे हैं जी। लेकिन हालत इनकी देखिए आप। हम इन्हीं से बात करते हैं जी। ये हाजी साहब आप कहाँ से आए हैं? हम एमपी डिस्ट्रिक्ट उज्जैन नागदा जंक्शन से आए हैं। हम सुबह से यहाँ परेशान हो रहे हैं। एक तो ये बोलते हैं कि अटेंडर को हम अलाउ नहीं करते हैं, अटेंडर नहीं है, और हम लगेज लाते हैं तो ना लगेज लेने वाला मिलता है ना कोई मिलता है, ना लगेज हमारा जमा हो पा रहा है, ना रूम की कोई सुविधा मिल रही है, ना कोई अटेंडर को हमारे साथ रखने दे रहे हैं। और फ्लाइट की डेट जो दी है वो भी बहुत लेट दी है, जिसकी वजह से हमारे को रिजर्वेशन में भी बहुत तकलीफ आई है। और यहाँ पर जो सुविधा है हमारे को बिल्कुल सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। और उसकी वजह से जो होटलों में हमारे को जो रूम मिल रहे हैं, होटलों में जो रूम मिल रहे हैं हमारे अटेंडरों के लिए वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। वहाँ पे बिलक हो रहा है, सब तरफ बिलक मिलती है। आप कहाँ से हैं और आपको क्या परेशानी है? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ और हमारे यहाँ से जो है भोपाल से फ्लाइट उड़ती थी, मगर उसका कोटा कम होने के कारण हमें बम्बई आना पड़ा। बम्बई आने के बाद हमें इतनी तकलीफ उठाना पड़ रही है कि एक तो यहाँ इंतजामी बिल्कुल कमेटी का कोई योगदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। दूसरा हमारा जो लोडिंग का सामान है उसके लिए हमें 4-4 घंटे जो है यहाँ खड़े होके तपस्या करना पड़ रही है कि साहब आप जो है लाइन में लगो, ये करो। क्या एक तो काउंटर इनको बढ़ाना चाहिए लोडिंग के, एक ही काउंटर है, एक ही लाइन है। अगर लाइन या 2-3-4 काउंटर हो जाए सामान जमा करने के तो आसानी हो जाए। दूसरा ये मोदी जी से और नकवी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है कि हज कमेटी का जो इंतजाम है जो इंतजामा कमेटी है उसमें एक तो क्या है, हाजियों को आने के लिए हमें भोपाल से बम्बई बुलाया जा रहा है। हमें मध्य प्रदेश भोपाल वालों को बम्बई बुलाया जा रहा है। हमारा एक आदमी जो है 5-5 हजार रुपए का होटल लेके बैठा है यहाँ। हम लोग सब फुटपाथ पर पड़े हैं, हमारे अटेंडर हमारे हाजियों के साथ नहीं है। अब हमारी स्थिति ये आ गई कि अब हम भीख मांग के जो अपने घर जाए। 8-8 हजार का होटल। अच्छा, ये देखिए ये लोग परेशानी बयान कर रहे हैं, इतनी खराब हालत है। आप कहाँ से आए हैं? 14 तारीख के एमपी से आए, शाजापुर जिले से। 14 तारीख के यहाँ है। मतलब हमारी जो हाजने हैं उनको 1-1 बजे 12-12 बजे रात को हाथ पकड़ के उठाई जा रही है यहाँ की जगह। कहाँ हाल में मतलब ये स्थिति कर दी है कि शायद मुझे ऐसा अंदाजा है कि महाराष्ट्र छोड़ के कोई दूसरे जिले उसका तो आ ही नहीं सकता है यहाँ। ये हालत कर दी है यहाँ की जगह। जी देखिए, हम जो है मुंबई के हज हाउस के बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब अजीमुशान हज हाउस है। बहरहाल यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर जो है वो लोग आए हैं। बहरहाल इंतजाम जो है वो होने चाहिए, करने चाहिए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मतलब ये खादिमुल हज्जाज जो है वो उल्टा हाजियों को जो है वो डांट रहा है, हाजियों को डपट रहा है। ये दादागिरी जो है वो चलाई जा रही है यहाँ पे। आप ये दादागिरी आप चलाई जा रही है और आप हो कौन? मैं यहाँ का शाखा प्रमुख हूँ, यहाँ का मेंबर हूँ, पुलिस कमेटी का मेंबर हूँ। 2 आदमी आते हैं, बीच छोड़ने आते हैं। अरे आप तो हज के इंतजाम करने में कोई आप मेंबर है क्या हज कमेटी के? मैं हूँ यहाँ का। सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर है क्या आप? मेरे एरिया में मेरा फर्ज बनता है। चलिए जाइए। ये देखिए ये जो है ये आदमी धमका रहा है और ये हाजियों को धमका रहा है। पूरे दिन से गेट बंद कर रखे, कोई ऊपर चढ़ सकता है ना उतर सकता है। हमारी हाज ने भूखी प्यासी पड़ी। हमारा जो है एमपी का इंदौर से बंद हो गया, इंदौर से चालू किया जाए, बहुत अच्छा। यहाँ हाजियों को बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए विशाल, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मतलब बदनज़मी का हाल क्या है यहाँ पर। ये पूरे के पूरे आज़मीन जो है वो एमपी हज कमेटी से एमपी के आज़मीन है और ये लोग जो है वो हज हाउस के बाहर खड़े हुए हैं। हम आपको जो है वो हज हाउस के बाहर का दिखाता है। ये देखिए ये शख्स जो है वो उन आज़मीन हज को जो है वो धमका रहा है। ये इंतजाम करने चाहिए तो धमकाया जा रहा है और ये आदमी बोलता है कि मैं हज कमेटी का मेंबर हूँ, जबकि ये आदमी हज कमेटी का मेंबर भी नहीं है। और ये जो है वो आज़ीम हज की खिदमत का दावा करता है ये शख्स और इसी तरह का मामला जो है वो सामने आ रहा है। ये हज हाउस है और अगर यहाँ पर आज़मीन हज ज्यादा होते हैं तो होना ही चाहिए था कि मतलब इंतजाम करते हैं। यहाँ पर जो है साबू सिद्दीक जमात खाना, उसके अलावा दूसरे इलाकों में जो है वो उनके ठहराया जा रहा है। लेकिन कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर उनके साथियों को, उनके लोगों को आप देख सकते हैं। और इसी बुनियाद पर जो है वो हज कमेटी के इंतजाम की बुरी तरह से कले खुलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आए बताइए? इंदौर से।
आप हज पे जा रहे हैं? जी, साथ वाले जा रहे हैं, ब्रदर जा रहे हैं, भाई साहब जा रहे हैं। बहुत बड़े। आप कब आए यहाँ पर? हम तो कल से आए। तो अभी आपको परेशानी क्या है? हम तो लाज में रुक रहे हैं, यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है हज कमेटी में, और बहुत परेशानी है। और हम चाहते हैं कि हज हमारे लिए इंदौर रहे। देखिए ये मुतालबा कर रहे हैं विशाल। जी मैं सुन रहा हूँ जी, नाज़रीन हमारे देख पा रहे हैं जी, बिल्कुल जी, ये मुतालबा कर रहे हैं कि मतलब जी ये जो है विशाल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हज हाउस बनना चाहिए, इंदौर में हज हाउस बनना चाहिए। और इनको जो परेशानी हो रही है कि एमपी से मुंबई आए, मुंबई से जो है वो परेशानियां झेले, और परेशानी झेलने के बाद जो है वो यहाँ से जाए। इतना लंबा सफर है मध्य प्रदेश से मुंबई का, उसके बाद यहाँ पे इनको परेशानी है। मोयुद्दीन मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ जरा। बिल्कुल अनीसुर रहमान के पास चलते हैं हैदराबाद। अनीस और हमारे नाजरीन देख पा रहे हैं कि मुंबई में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुंबई में क्या सूरत आप देख पा रहे हैं। अनीस में थोड़ी सी जानना चाहूंगा कि जो कर्नाटक के आजमीन है उनके क्या कहना है, क्या उन्हें अभी कोई दिक्कत का सामना है यहाँ पर हैदराबाद में उनको? अनीसुर रहमान जी, देखिए विशाल, हम लोग हैदराबाद हज हाउस के इहाते में खड़े हैं जी। यहाँ पर जो है तकरीबन 423 जो है आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। कल सुबह इनकी फ्लाइट है, जाने की कोशिश करते हैं, क्या इनके एहसासात हैं, किस तरह का जो है इनके साथ यहाँ पर रवैया हो रहा है। सर बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर जी। अकबर साहब, आप कहाँ से हैं? यहाँ गुलबर्गा से जी। गुलबर्गा के आज़मीन हज है आपकी। कब है आपकी फ्लाइट? सुबह 7:15 बजे जी। आप यहाँ पर कब आए हैं? अभी 3 बजे के टाइम जी। जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ? माशाल्लाह बहुत काफी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। आपके साथ कितने लोग आए हुए हैं? 3 लोग हैं, 2 लोग हैं। क्या यहाँ पर आपके ठहरने का, खाने का इंतजाम है? माशाल्लाह बाकी सब कुछ विद इन 15 मिनट्स के अंदर सब कुछ जो हमारा ये हो गया। चलिए, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है जो कर्नाटक के आज़मीन इस वक्त अभी हैदराबाद में है, उनसे फिलहाल अब तक तो जो उनके साथ बर्ताव है बहुत अच्छा है, तारीफ की जानी चाहिए। वो खुद तारीफ कर रहे हैं इंतजाम के, हज कमेटी के इंतजाम की। आरिफ, आपके पास में आ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या कुछ अपडेट मिला। सुबह 7:20 पर जो फ्लाइट टेक ऑफ करनी थी, अगला टाइम क्या मिला है उसका? जी विशाल, अगर ये इस पूरे मामले को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो गुजरात में हज कमेटी के चेयरमैन और डायरेक्टर नहीं है, उसकी वजह से तमाम परेशानियां देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो सेक्रेटरी और सेक्शन अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों अफसरान भी सरकारी है और एयर इंडिया पर जिस तरीके से प्रेशर बनाना चाहिए वो नहीं बना पा रहे हैं। इसकी वजह से हाजियों को इन परेशानियों से दो चार आगे कोई वक्त मिला कि नहीं टेक ऑफ का, कोई जानकारी मिल पाई? अपडेट जो आया है वो ये है कि 7 बजे का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे दिन में ये नाटकीय खेल चलता रहा, उम्मीद कम ही जताई जा रही है कि 7 बजे आजमीन की फ्लाइट रवाना होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। वक्त की कमी हमारे पास है, उम्मीद यही है कि बेहतर से बेहतर आगे जो आने वाला जो वक्त है वो होगा, और आजमीन को जो दुश्वारियां हैं, चाहे वो मुंबई में या फिर अहमदाबाद में या दूसरे किसी हिस्से में, वो बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर